जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 34 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 33 चैप्टर टोटल 33 चैप्टर अपलोड करके आप लोग जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। आगे बात समझ में मजा आ जाएगा इतना, ठीक है। धांसू तरीके से पढ़ा रखा है। बाकी हर चैप्टर से आपका एक ही 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोगों ने 10-10 क्वेश्चन एक चैप्टर से जो पूरा चैप्टर निचोड़ के पढ़ाया है ना मैंने, वो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो याद रखिएगा सोशियोलॉजी में बहुत धांसू नंबर आ जाएंगे, समाजशास्त्र में बढ़िया नंबर आ जाएंगे। बाकी आज का जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 34 महिलाओं की समस्याएं, द प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो प्रॉब्लम फेस करती हैं रहते हुए भारत के अंदर, वो हम लोग सारी चीज़ें आज यहाँ बात करने वाले हैं। सरकार ने उनके लिए क्या कार्य किए हैं वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और हमारे यहाँ के समाज के जो कुछ लोग हैं, चंद लोग जो गंदे लोग हैं, उन लोगों को कैसे कैसे सजा दी जाए जो इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो सारी चीज़ आज हम लोग जो है बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं। आगे बात समझ में, तो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ढंग से सुनेंगे इसको। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पारिवारिक हिंसा किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, बहुत इजी चैप्टर मैंने आप लोगों को पहले बताया था। 31 से लेकर 35 तक जो भी चैप्टर हैं सारे स्त्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर डिपेंड, मतलब वो उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, उनकी समस्याओं के ऊपर बेस्ड हैं। तो याद रखिएगा इसमें जो भी चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर जो भी बातें बोल रहा हूं मैं, वो सारी किताबों से ली गई हैं और यही क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है, आने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें समझे बढ़िया तरीके से। देखिए पारिवारिक हिंसा किसे कहते हैं, तो पारिवारिक हिंसा क्या होती है, देखिए आंसर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। सिंपल सी बात है, जो भी घर में, घर की 4 दीवारी के अंदर जो भी जो है झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, बातचीतें होती हैं, वो पारिवारिक हिंसा, अगर वो लड़ाई का रूप ले लेती है तो वो पारिवारिक हिंसा कहलाती है। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। तो देखिए पारिवारिक हिंसा का तात्पर्य घर में विभिन्न प्रकार के यौन दुर्व्यवहार, जैसे कि पीटना, जैसे कुछ मैं क्या बोलूं, पुरुषों को जो अपनी पत्नियों को मारते हैं, बुनियादी अधिकारों का निषेध, विवाह उत्पीड़न, यानी कि शादी के बाद दहेज के लिए मारा जाता है महिलाओं को, दहेज और मृत्यु, और घर में जबरदस्ती बिठाए रखना आदि से है। ये पारिवारिक हिंसा होती है। घर में जो कलह होती है, पारिवारिक हिंसा, उन कलहों, वो जो लड़ाइयाँ होती हैं वो हिंसा का रूप ले लेती हैं जब, तो उसको पारिवारिक हिंसा बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें हमारे यहाँ समाज के अंदर ज्यादातर व्यवहारिक रूप से देखी जाती है। स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है सैद्धांतिक तौर पर, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो आज भी स्त्री और पुरुष में, लड़का लड़की में बहुत ज्यादा भेदभाव है। आगे बात समझ में, ये चीज सभी लोग याद रखें, ठीक है, आंसर समझ जाइए। तो ये हम जान लिए पारिवारिक हिंसा किसे कहते हैं। एक परिवार में उत्पन्न होने वाले लड़ाई झगड़े जो मारपीट तक चले जाते हैं, दहेज के लिए और यौन शोषण पर आधारित कोई हिंसा होती है, तो ये सारी चीजें हम लोग जानते हैं पारिवारिक हिंसा के तौर पे। आगे बात समझ में, जो 4 दीवारी के अंदर ही घटित होती है। चलिए घरेलू हिंसा पर कार्यवाही किस कारण नहीं हो पाती है। देखिए जरा, अगर घर की लड़ाइयां हैं, घरेलू हिंसा हो रही है, तो कई बार इन पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं होती। तो सिंपल सोच के देखिए, जो घर में लड़ाइयां होती हैं कई बार महिलाएं सहन कर जाती हैं, टॉलरेट कर जाती हैं कि भाई घर के बाहर बात नहीं जानी चाहिए, घर में ही बात दबा दी जाती है ना, ये चीजें होती हैं। तो देखिए जरा, घरेलू हिंसा पर कार्यवाही इस कारण नहीं हो पाती क्योंकि घरेलू हिंसा घर में होती है और तथा इसे गलतफहमी के कारण सामान्यतः परिवार का झगड़ा समझा जाता है। जैसे घर में लड़ाई हो रही है किसी के, तो बहुत ही बेरहमी से मार रहा है कोई आदमी अपनी पत्नी को, ठीक है, या कोई पत्नी अपने, मतलब जो कोई स्त्री है अपने पति को बेरहमी से मार रही है, या कोई जो बहू है अपनी सास को मारे, या सास जो है बहू को मारे, तो परिवार के अंदर हो रहा है ना, तो अड़ोसी पड़ोसी सुनते भी हैं तो वो सोचते हैं अरे यार लड़ाई हो रही है, लग रहा है घर का कोई मामला है, हम क्या पढ़ें उस मामले में, तो इस चीज से। लेकिन आप लोग शांत मत रहा करिए, मैं पहले कह रहा हूं, क्या पता यही छोटी छोटी लड़ाइयां एक बड़ी रूप ले ले, किसी हादसे का रूप ले ले, आप लोग तुरंत जो है पुलिस के पास कॉल करें, इत्तला दे दें, आपका नाम कहीं नहीं आने वाला कि आपने कॉल करके बताई है। आगे बस तुरंत आप लोग इस चीज पर एक्शन लें, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप लोग को याद रखना, क्यों नहीं बाहर आ पाती, क्यों नहीं कार्यवाही हो पाती, मैंने बता दिया, क्योंकि घर की लड़ाई समझकर सब क्या करते हैं, उस चीज को वहीं पर दबा देते हैं, ठीक है ना। चलिए जाइए, तो ये चीज हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी सेंसिटिव क्वेश्चन है, जैसे बलात्कार किसे कहते हैं। तो देखिए ये लिखते वक्त भी मेरे को आ रहा था बहुत ही गुस्सा,
क्यों? क्योंकि देखिए हमारे समाज के अंदर चंद लोग ऐसे होते हैं जो काफी निहायते, क्या बोला जाए उनको, कि बददिमाग होते हैं, है ना, बददिमाग होते हैं, जो दिमागी संतुलन अपना खो बैठते हैं, जो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। वो भूल जाते हैं कि भाई जो बच्ची है, जो लड़कियां हैं, उनका भी तो जीवन है, हर चीजें हैं, उस चीज को अंजाम देकर और फरार हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उस लड़की का जीवन तो बर्बाद हो गया ना, लेकिन ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारे यहाँ 2012 में दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ था, सबको याद होगा, अब मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकता। तो यहाँ पर क्या है, अब ऐसी घटनाएं जो अंजाम दी जाती हैं, जो सरकार ने नियम वगैरह बना रखे हैं हमारे संविधान में, इनके लिए जो कठोर जो है सजा दे रखी है, मैं चाहता हूँ कि और कठोर सजा हो सिर्फ इस चीज़ के लिए। और सरकार से अपील ये रहेगी कि इस चीज़ पर ना एक कड़ा नियम लागू कर दें, कि बाकी देशों में जैसा होता है आप सिर्फ इस चीज़ में कड़ा नियम लागू कर दें, तो देश के अंदर ये घटनाएं जो है ना बहुत स्तर तक जो है घट जाएंगी। आ रही बात समझ में? जनता को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर इस चीज में सरकार ने कुछ अच्छे जो है नियम लगा दिए, संवैधानिक संशोधन करके कुछ नया नियम लेकर आ गए कि ऐसे करने वाले लोगों को जो है बीच चौराहे पर टांग के जो है सबके सामने सजा देनी चाहिए। तो जनता वहां सरकार का क्या करेगी? गुणगान ही करेगी, बल्कि कभी सरकार का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि जनता को पता है ऐसी हरकतें करने वाले लोग, इनके साथ यही सलूक किया जाना चाहिए। आगे बस ये चीज याद रखें, ठीक है ना। देखिए, तो बलात्कार का तात्पर्य किसी भी महिला के साथ जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित करने की क्रिया से है, जिसके लिए कम से कम 7 वर्ष की जेल दंड दिए जाने का प्रावधान। यदि यह हिरासत में किया गया बलात्कार है तो सामूहिक बलात्कार और गर्भवती महिला से बलात्कार अथवा 7 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ किया गया बलात्कार है तो इसके लिए कम से कम 10 वर्ष की जेल दंड का प्रावधान है। लेकिन आज ये चीज तो ठीक है कि चलो उनको फांसी तक पहुंचाया जाता है, फांसी तक ले जाकर। देखिए बाकी देशों में क्या है कि वहां ऑन द स्पॉट उनको इतनी बड़ी सजा दी जाती है कि भाई पूरी दुनिया देखती है कि हाँ इस देश में ऐसा कदम है। हमारे देश में ये चीजें क्यों नहीं रुक रही? इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि कहीं ना कहीं जो है दंड का प्रावधान उन लोगों के लिए मायने नहीं रखता कि 10 साल जेल काटनी है, काट लेंगे। है क्या यहाँ पे कि सिंपल सी बात, लोग डरना भूल गए हैं सरकार से। तो सरकार, पुलिस, नियम कायदे कानून ऐसा बनाया जाए इनकी रूह कांप जाए, इस तरीके से जो है सजा का प्रावधान होना चाहिए। भाई देखो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं ये लोग, तो सोचने वाली बात है ना, गलत बात है ना ये तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि इनके लिए सरकार कोई कड़ा नियम लागू कर दे जिसमें ये डरें गंदे लोग, ठीक है ना। ये चीजें हैं, जनता कभी इस चीज़ का विरोध नहीं करेगी, जनता बल्कि और खुश होगी कि हाँ सरकार ने हमारे लिए ऐसे जो हैं कुछ नियम हमारे देश में लागू करे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। चलिए उसके बाद कार्यस्थल पर यौन शोषण किसे कहते हैं? तो वह दुर्व्यवहार या मारपीट जिसे स्त्रियां अपने कार्यस्थल पर सहन करती हैं उसे यौन उत्पीड़न कहते हैं। यानी कि जहां जैसे वो फैक्ट्री में काम कर रही हैं, किसी जगह पर काम कर रही हैं, तो वहां उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो क्या है, कार्यस्थल पर किया जाने वाला यौन शोषण है, ठीक है ना। तो इससे इसके लिए ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये चौथा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। देखिए आंसर दिख ही रहा होगा आप लोग को। तो इसके लिए जो दंड दिया जाता है वह सर्वोच्च न्यायालय के 1997 के फैसले के अनुसार दंडनीय है। यानी कार्यस्थल पर किया जाने वाला जो ये दुर्व्यवहार है उसको क्या बोला जाता है, कार्यस्थल पर यौन शोषण। तो इसके लिए भी सजा का प्रावधान है ना। आज कुछ लोग पैसे के दम पर बच्चों को, लड़कियों को उनका जो है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो गलत बात होती है ना। अगर आपके सामने कहीं कुछ ऐसा हो रहा तुरंत आप एक्शन लें, ठीक है। पुलिस को इत्तला करें, सरकार को जो है मदद मांगे, पुलिस को ऑन द स्पॉट आप कॉल करके बुलाएं। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखें। चलिए उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किन कार्यों या प्रयासों को यौन कार्यस्थल में दुर्व्यवहार का प्रकार माना जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किन कार्यों या प्रयासों को यौन कार्यस्थल के बारे में देखिए क्या बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर निम्न 5 कार्यों को, उनके लिए प्रयासों को कार्यस्थल पर यौन दुर्व्यवहार, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बता रखा है कि यौन शोषण जो है कार्यस्थल पर क्या होता है, तो 5 चीजें बता रखी है। देखिए भौतिक संपर्क या इस तरीके से व्यवहार करना कि शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा प्रकट हो, ऐसा लग रहा है कि वो इंसान सामने वाला कुछ गलत करने जा रहा है, तो ये भी एक यौन शोषण है, ठीक है। ये चीज। दूसरा है बलपूर्वक या याचना पूर्वक शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा प्रकट करना, जबरदस्ती कोई कर रहा है किसी लड़की के साथ, किसी बालिका के साथ, बच्ची के साथ, तो ये भी एक कार्यस्थल पर ही जो है यौन शोषण है।
इसके लिए भी कार्रवाई है। अश्लील भाषा का प्रयोग करना, आप क्या कर रहे हैं, जो कार्यस्थल पर क्या कर रहा है वो व्यक्ति कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है उस बच्ची के साथ, लड़की के साथ, और गलत करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक चीज हो गई। अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करना, उस बच्ची को, उस लड़की को जो है अश्लील चीजें दिखाना, ये सारी चीजें जो हैं ये गलत हैं। यही है कार्यस्थल पर यौन शोषण। आप चुप मत बैठिए, तुरंत जो है पुलिस को इत्तला करें। आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप पुलिस को बताएं, उसके बाद पुलिस का कर्तव्य बनता है कि उस पर एक्शन लें। आगे बात समझ में, कम से कम आप पुलिस को बताएं तो सही। बहुत से लोग चुप बैठ जाते हैं डर के मारे। नहीं, डरना क्यों है भाई? आगे बात समझ में, ये चीज जितना आप डरोगे सामने वाला उतना आपका फायदा उठाएगा, डरने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोई भी भौतिक या मौखिक कृत्य जिसमें यौन तत्व शामिल हों, यानी कोई भी जो है मौखिक कृत्य या कुछ बातें बोल रहा है, कुछ गंदी बातें बोल रहा है कोई, तो उस पर आप तुरंत एक्शन लें कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ठीक है, हमें इससे दूर होना है, ये व्यक्ति बेकार है। तो ये चीज उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है। जब उच्च न्यायालय हो तो हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो उच्चतम न्यायालय ने सभी नियोक्ताओं को भी निर्देश दिया है कि वे कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के विरुद्ध एक कमेटी गठित करें। यह कमेटी दर्ज करवाई गई शिकायतों पर विचार करेगी और यौन उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध कदम उठाएगी। यानी कि जो भी इसको अंजाम देने वाला है उसके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाए, ताकि होने वाली घटना जो है वो थम सके, रुक सके। हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कई बार तो पैसे के दम पर इन घटनाओं को दबा दिया जाता है, कई बार जो है एक बड़ा लेवल दिखाकर इन सारी चीज़ों को दबा दिया जाता है। गरीब परिवार की स्त्रियां, महिलाएं ये सारी चीज़ें झेल जाती हैं, ये सारी चीज़ें चुप हो जाते हैं सब लोग कि नहीं बदनामी हो जाएगी, हो जाएगा। उन लोगों को और बढ़ावा मिलेगा जिसको आप लोग पुलिस के हवाले नहीं कर रहे हैं, वो और बच्चों के साथ और लोगों के साथ ये सब करना शुरू कर देगा। तो सही ये रहेगा आप पुलिस का सहारा लें, ठीक है, ये चीज़ें याद रखें। चलिए आंसर में जाइए ये चीज। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दहेज अधिनियम व उसके संशोधित स्वरूप का वर्णन दें। दहेज अधिनियम क्या है, उसके संशोधित जो है स्वरूप का वर्णन। तो दहेज अधिनियम, दहेज के बारे में तो हमने पिछले चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जो हमने पहले पढ़ा था। तो दहेज निषेध अधिनियम क्या है 1991 के बारे में, 1961। तो दहेज की चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने दहेज उन्मूलन अधिनियम 1961 में पारित किया। अधिनियम में दहेज को विवाह की शर्त, देखिए दहेज को लेकर भी काफी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, कौन याद कर रहा है भाई, तो काफी महिलाओं के साथ जो है गलत जो है किया जाता है। अधिनियम में दहेज को विवाह की शर्त के रूप में तथा विवाह को तय करने के रूप में दी गई संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। इस कानून के अनुसार दहेज लेने तथा दहेज देने को अपराध की संज्ञा दी गई है। चाहे आप दहेज लो चाहे आप दहेज दो, दोनों अपराध है, ठीक है। तो इसके अधिकतम 6 महीने की सजा, 5,000 रुपए जुर्माना जो है ये निर्धारित किया गया। देखिए आज कितना भी हो संविधान में दे दिया गया, लेकिन व्यवहारिक तौर पे देखा जाए ना, आज भी ये प्रथाएं चल रही हैं, बहुत बेकार बेकार प्रथाएं आज भी चल ही रही हैं। तो इस पर काफ़ी सख्त नियम लागू करना पड़ेगा, जब जाकर ये सारी चीज़ें बेकार चीज़ें खत्म हो पाएंगी, ठीक है। देखिए सन 1984 का संशोधन, 1984 में दहेज उन्मूलन अधिनियम में सुधार किया गया। सजा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। 10,000 रुपये जुर्माना, दहेज की रकम जो भी अधिक हो कर दी गई, यानी कि हाँ ना, तो यानी कि दहेज जो ले रहा है उसके ऊपर कम से कम 5 साल जेल और 10,000 रुपये जुर्माना, 1 साल की सीमा को समाप्त कर दिया गया है। और अब वधू के माता पिता, संबंधियों या सामाजिक कार्य संस्थाओं के लिए संभव हो गया है कि वधू की ओर से शिकायत दर्ज करवा सकें, यानी कि जो लड़की वाले हैं वो शिकायत दर्ज करवा जरूर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। उसके बाद सन 1986 का संशोधन की अगर बात करें तो 1986 में उस अधिनियम को और कठोर बना दिया गया। इसमें संशोधन करके यानी दंड को 15,000 रुपये कर दिया गया। अभियुक्त पर ही प्रमाण का बोझ डाल दिया गया, यानी कि जो दहेज लेने वाले हैं उनके ऊपर सारा बोझ डाल दिया गया कि चुपचाप पैसा भरो। अब दहेज लिए थे ना मजे से, तो भारतीय दंड संहिता के अनुभाग 304 के अंतर्गत किसी महिला के विवाह के 7 वर्ष के अंदर अंदर उसकी अप्राकृतिक मृत्यु को भी दंडनीय घोषित किया गया है। अगर महिला का 7 साल के अंदर अंदर में मृत्यु हो जाती है, अगर पाया जाता है कि ससुराल वालों ने ऐसा किया है, तो उसको बहुत बड़ी सजा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। आगे बात समझ में,
चलिए जाइए, तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया कुछ संशोधन किसको लेकर, दहेज को लेकर जो है सॉरी, दहेज को लेकर जो है ये संशोधन किया गया है संविधान के अंदर, ठीक है ना। चाहे कितना भी सरकार क्यों ना संशोधन कर ले, लेकिन आज व्यवहारिक तौर पे हमारे समाज के अंदर बेकार चीजें अभी भी हो रही हैं और लोग बढ़ चढ़ के इनका समर्थन करते हैं। शादी होती है ना, तो उस टाइम पे लोग दुल्हन दूल्हा को नहीं देखते उतना ज़्यादा, ट्रक में झांकते हैं कि क्या आया है क्या नहीं आया। ये चीज़ आप लोग भी अच्छे से जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो दहेज एक ऐसा कीड़ा है ना जो पूरे समाज को रद्द करके रख देगा या खोखला कर देगा, अंदर से पूरा खोखला, ऊपर से बस दिखेगा हाँ चकाचौंध है, अंदर से पूरा भारतवर्ष खराब कर देगा ये दहेज जो अधिनियम है। और ये जो दहेज अधिनियम, ये जो इसको बोलने में भी अजीब लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग विचार करें, समझें, है ना। जो भी इन चीज़ों को अंजाम देता है आप तुरंत उसको सजा दिलवाएं, ठीक है, ये आपका भी कर्तव्य बनता है। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, बलात्कार के 5 दुष्परिणाम। अब भाई देखिए, जिन बच्चियों के साथ, जिन बालिकाओं के साथ ये दुष्व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है, उनके क्या क्या सामने चीज़ें आती हैं, मुसीबतें। तो पहला है बलात्कार से शारीरिक नुकसान होता है, बलात्कार के से अत्यंत तीव्र पीड़ा तथा मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है, मस्तिष्क पर बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चियों के। और बलात्कार पीड़ितों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ही तरह की हानियों को सहना पड़ता है, यानी लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। देखिए गलती उस बच्ची की नहीं थी, लेकिन समाज बोल बोल के ना, ये बेकार समाज बोल बोल के उसका जीवन बेकार करके रख देता है। अगर आप लोग के अंदर इतना ही ज्यादा खून खौलता है ना आप लोग का, जाकर उन लोग को सजा दिलवाओ, बाल पकड़कर रोड पे बैठा दो उन लोग को, ये इन बेकार लोगों को, है ना। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो उस बच्चे को कुछ मत बोलो जिसका कोई गलती ही नहीं था। आगे बात समझना, थोड़ा सा मानसिक तौर पे आप लोग सोचा करें। जो भी हमारे सामाजिक लोग हैं जो इन घटनाओं को देखकर सुनकर बस उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं बच्चियों को, है ना। चलिए उसके, मैं यहाँ किसी को भड़का नहीं रहा, मैं सिंपल सा बस ये बोल रहा हूँ कि ये इन सारी चीज़ों को सुनकर ना आप लोग को भी गुस्सा आता होगा बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे समाज में 4 दिन याद रखते हैं सब, उसके बाद सब भूल जाते हैं। बस जिसके साथ होता है वो जीवन भर इस चीज़ को जो है कलंकित तौर पर झेलता रहता है बेचारा, ये चीज़ है। यदि बलात्कार की का शिकार कोई बच्चा या कोई किशोरी है तो वह यह भी नहीं समझ पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, ना ही वह विरोध कर पाती है, पर बड़े होने पर उसे आजीवन जो है गलानी रहती है, हमेशा गिल्टी फील होता रहता है। वो बच्चा छोटा 3 साल के बच्चों को नहीं छोड़ा हमारे यहाँ, तो ये बेकार चीज़ें, इतनी ज़्यादा गंदगी फैला रखी है समाज के अंदर। 3-3 साल की उम्र की लड़कियों को नहीं छोड़ा, 5 साल की उम्र की लड़की को नहीं छोड़ा, बताओ, बच्चियों को नहीं छोड़ा ये बेकार लोगों ने। तो बस यही चीज़ें हैं, अगर आप लोग को कुछ करना है समाज के अंदर, बदलाव लाना है, तो इन लोगों के साथ आप लोग कानूनन तौर पर इन लोगों को सजा दिलवाएं, बड़े स्तर पर सजा दिलवाएं। अगर आप लोग उन बच्चों को बोलना खत्म कर दो, सामाजिक लोग जो हैं, अगर आपके सामने जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे सुन रहे हैं मुझे, बस इतना सा होगा कि अगर आप लोग के सामने ऐसा कुछ होता है तो आप सरकार का साथ दें, कानून का समर्थन करें, कानून के तहत, कानून को आप अपने हाथ में मत लें, कानून के तहत उनको सजा दिलवाएं। जब तक सजा नहीं मिल जाए तब तक छोड़ो मत। हरिवंश में ये चीज़ है, आप उन लोगों को बोलना बंद करें जो झेल रहे हैं ये सारी चीज़ें। बचपन में यौन शोषण से वयस्क जीवन में भी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बलात्कार के शिकार बच्चे वयस्कों की तरह ही अवैयक्तिक संबंध बनाते समय बहुत कठिनाई महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ महसूस होती है। बलात्कार के कारण होने वाली मनोवैज्ञानिक यातना एक लंबे समय तक रह सकती है और कभी कभी यह जिंदगी भर शिकार के साथ रहती हैं, बहुत ज़्यादा ही। एक हमारे समाज में तो कई बार ऐसा होता है कि जिसने बलात्कार किया, घर परिवार सोचते हैं भाई दूसरे के साथ तो होगा नहीं, इसी के साथ बांध दो, उस गंदे इंसान के साथ उसका जो है शादी ब्याह कर दिया जाता है। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं जो होती हैं चीज़ें समाज के अंदर, वही यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं आप लोग को। आगे बस समझ में ये चीज़ याद रखें, ठीक है, आंसर में जाइए। तो ये बेकार चीज़ें समाज के अंदर ख़त्म कब होंगी? इसका सिर्फ एक उपाय है कि जो आपके सामने हो रहा है आप उसका विरोध करें, बड़े स्तर पर विरोध करें, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशु हत्या पर नियंत्रण हेतु सुझाव दें। अगर कन्या भ्रूण हत्या होती है, भ्रूण मतलब पेट में ही बच्चों को जब मार दिया जाता है, देखिए बालिका शिशु हत्या या बालिका भ्रूण हत्या के कारण लड़कियों की जनसंख्या कम हो रही है। पिछले 10 वर्षों में पुरुषों के अनुपात में 0 से 6 वर्ष की स्त्रियों की संख्या कम है और सन 1991 में 1000 पुरुषों की तुलना में 495 स्त्रियां थी। यदि
या दुष्कृत्य निषिद्ध ना किया गया, यानी रोका नहीं गया ये बेकार काम, तब आगामी वर्षों में हमारे समाज में लाखों लड़कियां लुप्त हो जाएंगी। याद रखिएगा, कन्या भ्रूण हत्या यही तो है कि भाई बच्चों को जन्म लेने के बाद मार दिया जाता है, और भ्रूण हत्या मतलब जन्म लेने के पहले ही मार देना पेट के अंदर। तो ये चीज एक बेकार मेंटेलिटी है लोगों की, आगे बस में ये खत्म करना पड़ेगा। तो कन्या भ्रूण हत्या व कन्या शिशु हत्या पर नियंत्रण हेतु सुझाव, कन्या भ्रूण हत्या तथा कन्या शिशु हत्या के उत्तरदायी लोगों को निश्चित रूप से कठोर दंड मिलना चाहिए, सजा दो उन लोगों को बिल्कुल। गरीब परिवारों के जीवन स्तर को सुधारना भी बहुत जरूरी है, उन्हें ऐसे संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए कि वे अपनी बेटियों को शिक्षित कर तथा सशक्त कर सकें और लड़कियों को पढ़ा सकें। जब लड़कियां सेल्फ डिपेंडेंट होंगी ना तो उनके साथ ये बेकार चीज़ें होना कम हो जाएंगी। तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि उनको थोड़ा सपोर्ट करें, हमारा भी फर्ज बनता है, ठीक है, सरकार के साथ हमारा भी फर्ज बनता है। दूरदर्शन, रेडियो, चलचित्र तथा समाचार पत्रों के जरिए या एक जागृत अभियान चलाया जाना चाहिए जिसमें लगातार यह बात बताई जाए कि कन्या शिशु कन्या भ्रूण हत्या से किस प्रकार व्यक्तियों, परिवार तथा समाज के स्वास्थ्य और उन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिस गांव में स्त्रियां नहीं हैं, जिस गांव में लड़कियां नहीं हैं, उस गांव में पुरुष, बेकार पुरुष जाते हैं दूसरे गांव से लड़कियों को खरीद कर लाते हैं, शादी ब्याह करते हैं। उन बेशर्मों को ये नहीं पता कि भाई अगर बेटियों को जन्म देते तो ये बेकार नौबत नहीं आती। आगे बस समझ में ये चीजें देखिए, मैं यहाँ बस देखिए, हर टीचर जो है ना जब ये सारी चीजें पढ़ाता है ना, हर शिक्षक जब ये सारी चीज पढ़ाता है तो उसका खून खौलता है। आखिर वो खून खोलेगा तो वो बताएगा कैसे? तो ऐसे ही बातों से बताना पड़ता है, ठीक है। ये बेकार चीजें जब बताई जाती है ना तो ऐसे ही बातें बताई जाती हैं और आवाज ऐसी ही हो जाती है, हर शिक्षक की गुस्सा आता है अंदर से। क्या किया जाए? तो यहाँ पर बस हम समझा सकते हैं, बच्चों के मन मस्तिष्क में अच्छी बातें ला सकते हैं कि ये समाज के अंदर ये चीजें ना हो। इस वजह से ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का, ऊंची आवाज का प्रयोग किया जाता है। आगे बस हम तो कृपया इसको नेगेटिव ना लें, बस सपोर्ट करें और तरीके से जो है अपने मन मस्तिष्क को समझाएं कि अगर आप लोग के सामने गलत होता है तो तुरंत एक्शन लो। आगे बस यहाँ भूत बन के खड़े नहीं रहना कि हाँ ऐसी चीजें हो रही हैं तो देखते रहो, बट ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे बस समझ में, ये हमें याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जाइए आप, ये चीजें। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू दुर्व्यवहार अथवा पारिवारिक हिंसा किसे कहते हैं, इसे किस प्रकार जो है नियंत्रित किया जा सकता है। घरेलू दुर्व्यवहार किसे कहते हैं? घरेलू दुर्व्यवहार, देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। घरेलू दुर्व्यवहार तो मैंने बताया कि एक चार दीवारी के अंदर होने वाला दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ या पुरुषों के साथ भी हो सकता है, ऐसी ये नहीं है। बाकी यहाँ महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सिंपल सी बात, घर के अंदर जैसे दहेज को लेकर, यौन शोषण को लेकर, सास ससुर कर रहे हैं, बच्चा मतलब कोई बच्ची के ऊपर किया जा रहा है ये सारे सितम, या जो बहू आई है घर में शादी करके उन्होंने दहेज नहीं लाई तो उसके साथ गलत किया जा रहा है, ये सब तो ये घरेलू दुर्व्यवहार ही तो होता है। और पारिवारिक हिंसा तो मैंने आप लोग को बताया सेम, ज्यादा अंतर कुछ भी नहीं है, अथवा लगा रखा है, याद रखिएगा। तो यही चीज है घरेलू दुर्व्यवहार अथवा पारिवारिक हिंसा का स्वरूप। देखिए आंसर तो मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ लेकिन पूरा पढ़ के नहीं बताऊं क्योंकि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आपको। लड़की को घर में ही रहने को बाध्य किया जा सकता है, लड़की को विद्यालय में पढ़ाई से वंचित किया जा सकता है, पढ़ने नहीं देते उसको, लड़की को पौष्टिक भोजन से भी वंचित की, लड़का अच्छा खाएगा लड़की बेकार खाएगी, उसको देंगे ही नहीं। महिलाओं के विरुद्ध लगभग 30% अपराध घर और परिवार के अंदर ही किए जाते हैं। घरेलू हिंसा में निम्न भी सम्मिलित हैं, जैसे पत्नी की पिटाई, बेटी की शारीरिक शोषण और दहेज उत्पीड़न। बहुत गलत चीजें भी हो रही हैं समाज के अंदर, उसको रोकेगा कौन? हम और आप ही रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता इन चीजों को, याद रखिएगा, ठीक है। तो पढ़ लिख कर समझदार बने, शिक्षित बने और इन गंदे लोगों को समाज से हटाएं, सजा दिलवाएं, ठीक है ना। ये चीज़ तो सरकार का, पुलिस का आप लोग भी साथ दें, उन लोग को कम से कम बताएं तो हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, उनको ऐसा तो पता नहीं चल जाएगा, आप बस इत्तला कर दें, बाकी उनका काम होता है कैसे इन चीज़ों को ख़त्म करा जाए। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रख लेना। चलिए उसके बाद क्या है, तो ये हमें बता लेना है घरेलू हिंसा का स्वरूप। तो कैसे कैसे स्वरूप है, जैसे आपको बताना है कि जैसे मारपीट करना, उनके साथ गलत करना, बहुत जबरदस्ती करना, है ना। तो महिलाएं क्या हैं, घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या निकल कर आता है, तो महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं, फांसी लगा लेती हैं, ये गलत चीज़ों को जो है ना कर बैठती हैं ये लोग, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए भाई, परेशान होकर वो लोग कर लेती हैं, लेकिन अगर वो शिक्षित होती तो उस चीज़ पर एक्शन ले सकती, लेकिन पढ़ाया ही नहीं गया उनको,
आ रही बात समझ में, समझदारी नहीं बनाया गया। पारिवारिक हिंसा के लिए उत्तरदायी कारण यानी असमानता, क्यों होता है ये पारिवारिक हिंसा? तो असमानता की वजह से, आर्थिक निर्भरता की वजह से, कि महिलाएं जो है आर्थिक निर्भर नहीं हैं। अगर सेल्फ डिपेंडेंट होती कोई महिला, मार दे कोई उसको। अगर कोई सेल्फ डिपेंडेंट महिला है, कोई हाथ लगा दे उसको, नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि वो शिक्षित है। हमेशा समाज में किसके साथ गलत होता है? जो अशिक्षित होता है। आगे बात समझ में, ये चीजें। उसके बाद क्या है? सामाजिक स्वीकृतियां, सामाजिक दबाव और समर्थन सेवाओं का अभाव। ये चीजें जब तक होंगी समाज के अंदर तो हिंसा वगैरह कम हो जाएगी। आगे बात समझ में, पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, बढ़िया तरीके से मैंने दिखा रखा है। ठीक है, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो वैधव्य की समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? वैधव्य की समस्या क्या होती है? वैधव्य यानी यहाँ पे विधवाओं की बात हो रही है कि जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं, जो स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, तो उनका पुनर्विवाह भी होना चाहिए। अब एक बात बताइए, उनकी भी तो जिंदगी है ना। अगर लड़की की मृत्यु हो जाती है शादी के बाद, तो पुरुष तो हंसते हंसते बड़ा मजे से शादी कर लेता है, लेकिन स्त्रियों को भी तो हक होना चाहिए भाई। सिंपल सी बात, उनको भी तो आगे का जीवन जीना है ना। तो समाज उंगलियां उठाने लग जाता है कि देखो देखो वो तो विधवा है लेकिन फिर भी शादी कर रही है। तो समाज की सोच बदलना पड़ेगा। और ये सोच कब बदलेगी? ये जब शिक्षित होंगे लोग, आप और हम जो हैं, जो शिक्षक, अब इसको बढ़ाएं, शिक्षा को आप लोग बढ़ाएं। देखिए जब लोग शिक्षित होंगे ना, तो लोग ये गलत चीजें कम करेंगे। अच्छी सोसाइटियां कैसी होती हैं? तो सिंपल सी बात, अच्छी सोसाइटी कैसी होती हैं? जहां पर लोग डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, शिक्षित होते हैं। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए जरा, तो परंपरागत समाज में विधवा की जो है दयनीय स्थिति जो है, परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में वैधव्य को एक अभिशाप माना जाता है। यानी अगर विधवा हो गई महिला, स्त्री, तो ना पूजा पाठ करेगी ना कुछ और करेगी। अगर पूजा पाठ हो रहा है, कोई पवित्र स्थान है, वहां एंट्री नहीं होगी। अपनी सोच बदलिए आप लोग। वो भी इंसान है, अपनी गलती की वजह से विधवा नहीं हुई है वो। आ रही बात समझ में, ये चीज याद रखें। उसके बाद क्या है? विधवाओं को घर तथा समाज में कोई जगह नहीं दी जाती है। विधवा को अशुद्ध तथा परिवार के सम्मान पर कलंक समझा जाता है। विधवाएं एक तरह से भौतिक तथा सामाजिक पृथक्करण में रहती हैं, यानी कि विधवाओं को बिल्कुल कलंक के तौर पर माना जाता है। अरे भाई एक बात अच्छा हुआ ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी ने ये चीजें हटा दी। ठीक है, 1856 में 57 में इन्होंने एक नियम लागू करवा दिया कि महिलाएं भी जो हैं ब्याह कर सकती हैं, शादी कर सकती हैं अगर वो विधवा हैं तो। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखना है। जो समाज सुधारक है उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए, ऐसी बात हमें हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना। तो परिवर्तन देखते हैं। तो 1856 में गहन महान समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर प्रभाव से ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह कानून की स्वीकृति मिल गई। अब उसके बाद क्या हुआ? 1856 के बाद जो विधवाएं थी वो भी पुनर्विवाह कर सकती, दोबारा विवाह कर सकती थी। तो ये चीजें थे, है ना। वर्तमान स्थिति देखा जाए तो वैधव्य से जुड़ी सामाजिक कलंक की धारणा महत्वपूर्ण गिरावट आई है। तो आज महिलाएं जो हैं, जो विधवा हुई हैं, वो दोबारा शादी कर सकती हैं। और आज वर्तमान में ये चीजें लागू भी हैं समाज के अंदर। अच्छा भी है कि हाँ चलो उनकी जिंदगी जीने का, अपने बच्चों का, अपना भविष्य बनाने का एक मौका तो दिया गया है उनको, कलंक के तौर पर तो नहीं। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं समाज में, गांव देहात में ये चीजें देखी जाती हैं बहुत बड़े स्तर पर। तो सोच बदलिए। ये वीडियोस जो टीचर्स बनाते हैं, आप लोग इनको शेयर किया कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच बदलेगी। अपने पेरेंट्स तक पहुंचाया करें, अपने जो बुजुर्ग हैं उन लोगों तक पहुंचाया करें, ताकि वो लोग समझें, बूझें इन चीजों को। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रखनी है। चलिए, तो ये हो गया। तो प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं उनकी? जैसे जब एक विधवा आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, तब उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उसका शोषण हो जाता है। और इस शोषण का कारण पारिवारिक संपत्ति में उसका भाग उसे जो है देने में आनाकानी करना तथा उसके गुजारे की जिम्मेदारी वहन में करने की जो है अस्वीकृति हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई जो जिम्मेदारी नहीं लेते सब लोग। अगर वो आर्थिक तौर पे मजबूत होती तो सिंपल सी बात हर कोई अपना लेता उसको, लेकिन पैसे भी नहीं है, ये चीज़ हड़प बल्कि और लेते हैं सब, ये चीज़ें। एकाकी परिवार में विधवाओं की समस्याएं और भी बढ़ जाती हैं। जिन परिवारों, जो एकाकी परिवार, एकल परिवार हैं, उनके जीवन यापन हेतु आर्थिक स्रोत ना होने की स्थिति में उनके सामने जीवित रहने का संकट भी उपस्थित हो जाता है। यानी कि जो जिस घर में जैसे महिला पुरुष हैं और उनके बच्चे हैं, अगर जिस घर में पुरुष की मृत्यु हो गई, वो बेचारी महिला अकेली हो जाती है, पैसे में भी कमजोर हो जाती है। स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि हो रही है। आज महिलाओं की जो स्थिति है ना, वो कम से कम ये है कि चलो सुविधाएं बढ़ी हैं, तो उनकी
स्वास्थ्य स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद बहुत सी विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का नितांत अभाव है। बड़ी संख्या में विधवाओं को परिवार का समर्थन नहीं मिल पाने के कारण एक स्थिति उभर कर सामने आ रही है, जिससे विधवाओं का भविष्य अनेक समस्याओं से ग्रस्त ही रहेगा। यानी कि बहुत सारी महिलाएं आज भी झेल रही हैं इन सारी चीज़ों को। आगे बस तो वही सारी चीज़ें हमें समझनी है और समाज से ख़त्म करनी है, ठीक है। अगर जो भी मेरे से यहाँ पर अगर कोई गलत वर्ड आया हो सामने, आप लोगों को कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए सॉरी होगा, क्योंकि देखिए जब भी एक शिक्षक ये सारी चीज़ें पढ़ाता है तो उसे आता है गुस्सा, है ना, थोड़ा बहुत। अब वो कैसे निकाला जाए गुस्सा, तो सिंपल सी बात, ऐसी बातें बोलकर ही थोड़ा सा कटु वचन हो सकता है, लेकिन ये भावनाएं होती हैं जो निकल कर सामने आती हैं। आप लोग को अच्छे से पता है कि ये सारी चीज़ें जो है ना समाज के अंदर बेकार चीज़ें ही हैं, इन्हें ख़त्म करना हमारा फ़र्ज बनेगा। सरकार का, कानून का आप समर्थन करें, साथ दें। अगर आपके सामने कुछ हो रहा है गलत, आप उस चीज़ पर तुरंत उंगली उठाएं, स्टैंड लें। आप लोग वहाँ पर गलत हो रहा है तो आप उस चीज़ पर एक्शन लें, ठीक है। तो आज हमारा 34वां चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर और बचा है, उसके बाद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट सिलेबस उठाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर उठाएंगे, मतलब सब्जेक्ट उठाएंगे। आगे बात समझ में, तो जितने भी चैप्टर हुए हैं आप लोग बढ़िया तरीके से समझें और उसको जो है आगे बढ़ाएं। आगे बात समझ में, आप लोग शेयर भी करें वीडियोस को, जिससे कि और बच्चों तक और लोगों तक ये वीडियोस पहुंचे और लोग जागरूक हों। कम से कम भाई, अब प्ले करके या कोई जो है ड्रामा करके ऐसे नहीं समझा पा रहे, तो कम से कम इन वीडियोस के माध्यम से लोगों की जो है जागरूक बनाया जा सकता है। तो आप लोग समझा करें और भेजा करें इनके पास, शेयर करा करें दबा के, बिल्कुल। आगे बात समझ में बतिया, ठीक बा। तो हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के पास, और कल आप लोग के पास नेक्स्ट चैप्टर आएगा जो लास्ट वीडियो रहेगी। अब विदा लेते हैं आज के चैप्टर से। जय हिंद, जय भारत।